हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का रिसर्च मेथोडोलॉजी की व्याख्यान श्रृंखला में। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने शुरू किया था प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने उसके बारे में कुछ जानकारियां डिस्कस की। आज हम लोग पार्ट 3 शुरू करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जरूरत पड़ने पे आप इसमें नोट्स भी लीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप उसको लिखते जाइए, और फिर भी कोई दिक्कत जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस व्याख्यान को देखने के बाद आपको प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं वो जरूर क्लियर होंगे। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं प्रयोगात्मक शोध, रिसर्च मेथोडोलॉजी। पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 में डिस्कस किया था मेथड ऑफ कंट्रोल। ठीक, किस प्रकार से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्कस किया था डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रोल में। पिछले व्याख्यान में बात की थी हमने फिजिकल मैनिपुलेशन, भौतिक हेरफेर। भौतिक रूप से हम किसी भी चीज को काट छाट कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी इसमें इंपॉर्टेंट फिजिकल मैनिपुलेशन में मैंने आपको बताया था कि इसमें दो मेथड यूज होती है। एक मेथड यूज होती है एलिमिनेशन और दूसरी होती है कॉन्स्टेंसी। मतलब हम जो मध्यस्थ चर है, इंटरवीनिंग वेरिएबल है, उनको एलिमिनेट कर दें, है ना, पूरी तरह से हटा दें, या फिर हम उनको क्या करें, कॉन्स्टेंसी मतलब सतत रूप से शुरू से लेके आखिरी तक उनको पकड़ के रखे, होल्ड करके रखे। ठीक है ना, दो मेथड बताई थी मैंने आपको। फिर मैंने बात की थी आपको सिलेक्टिव मैनिपुलेशन, चयनित हेरफेर, है ना, काट छाट आप कर रहे हैं चयन के द्वारा। इसमें मैंने आपको बात बताई थी कि कितने प्रकार की होती है। जब आप इसको करते हैं, रैंडमाइजेशन होता है, आप यादृच्छिक विधि से कर रहे हैं, ठीक है ना, काउंटर बैलेंसिंग कर रहे हैं, है ना, कंट्रोल कर रहे हैं बाय मैच, मैच मैच द केस बाय केस, है ना, एक एक केस को लेकर आप उनको मिलान मिलान कर रहे हैं। ग्रुप मैच्ड ऑन इंटरविनिंग वेरिएबल, ग्रुप को हमने पूरा मैच किया, है ना। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आप डिस्कस किया था आप लोग के साथ कि होल्डिंग इंटरविनिंग वेरिएबल कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, हम उस जो इंटरविनिंग वेरिएबल है उसको हम शुरू से लेकर आखिरी तक करके रखें। से फॉर एग्जांपल, जैसे आपने यहाँ पे रेसिडेंशियल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे रूरल एरिया और अर्बन एरिया अगर लिया है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, तो आपने बाकायदा उनके आपने अलग अलग ग्रुप समूह बना के काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी अलग अलग कर रहे हैं, उनका आप एनालिसिस भी अलग कर रहे हैं, होल्डिंग द वेरिएबल कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। इसके बाद बात की थी काउंटर बैलेंसिंग। ठीक है ना। काउंटर बैलेंसिंग भी बात होती है, तीन तरह की काउंटर बैलेंसिंग होती है, कंप्लीट काउंटर बैलेंसिंग, इनकम्प्लीट काउंटर बैलेंसिंग, है ना। जैसे मैंने अभी आप लोग को यहाँ बताया था, आप बैलेंसिंग कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से कर रहे हैं, और इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट तरीके से कर रहे हैं, 100% आप कर रहे हैं। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन। स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन मतलब सांख्यिकीय रूप से हम जब मध्यस्थ चरों का काट छाट करते हैं, उनको हम गड़बड़ी करने से उनका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ने पर रोकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें हम इंटरवेनिंग वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए अगर हम सांख्यिकीय रूप से करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जब हमारे पास संख्यात्मक जानकारियां होंगी तभी हम इस सांख्यिकीय रूप से काट छाट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जब हमारे पास हो। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर इंटरवेनिंग वेरिएबल बहुत हमको प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसमें इनडायरेक्टली प्रभाव डाल रहे हैं, तो आप इसको प्रयोग सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो जनरली क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि जेंडर है, टाइप ऑफ स्कूल है ना, लिंग हो गया, स्कूलों के प्रकार हो गए, रेसिडेंशियल बैकग्राउंड हो गया, स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, होम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, साइज ऑफ फैमिली है, कास्ट है, रिलीजन एक्सेट्रा। ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये भी मध्यस्थ चर है,
परंतु इन मध्यस्थ चरों को हम कंट्रोल करने के लिए सांख्यिकीय मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। इनके लिए इन इस प्रकार के मध्यस्थ चरों को कंट्रोल करने के लिए हम भौतिक रूप से मैनिपुलेशन करेंगे और चयनित मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक ना। फिजिकल मैनिपुलेशन और सिलेक्टिव मैनिपुलेशन के द्वारा इन वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु फिर भी कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि फिजिकल मैनिपुलेशन से और सिलेक्टिव मैनिपुलेशन के द्वारा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये काम, जैसे मैंने पहले भी इस तरह का उदाहरण लिया था, सेम effectiveness of concept attainment model on mathematical achievement of class 9th students of CBSE स्कूल सागर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, है ना। अब आप इस, क्योंकि यहाँ पर प्रभाव देख रहे हैं किसका, आप कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का गणित के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर प्रभाव देख रहे हैं, ठीक है ना। और मैथमेटिकल अचीवमेंट पे प्रभाव देखना चाह रहे हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स पे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपको दो ग्रुप या आच्छादित विधि द्वारा चुनने होंगे। द रिसर्चर सिलेक्ट रैंडमली टू ग्रुप्स ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स आइदर फ्रॉम सेम स्कूल और डिफरेंट स्कूल ऑफ सागर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो जो शोधकर्ता उसने क्या किया, या आच्छादित विधि द्वारा रैंडम मेथड के द्वारा उसने स्कूल आपके एक भी हो सकता है, स्कूल आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, परंतु बात क्या है, आप जो टॉपिक में लिख रहे हैं शहर का नाम उसी शहर के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे मान लीजिए सिलेक्ट किया, स्कूल ए सिलेक्ट किया और स्कूल बी सिलेक्ट किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने क्या किया, टीचिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट थ्रू कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया आपका, आपने स्कूल ए को क्या किया कि हम डिसाइड किया कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल से पढ़ाएंगे 9th क्लास के बच्चों को। स्कूल बी में आपने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर 9th क्लास के बच्चे जो होंगे उनको मैथमेटिक्स को व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाएंगे। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, कंट्रोल विधि। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप जो शोध करता है वो सीधे सीधे स्कूल ए को भी दो भागों में बांट सकता है, ग्रुप ए ग्रुप बी। स्कूल बी को भी वो दो भागों में बांट सकता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और ग्रुप बी हो जाएगा आपका कंट्रोल ग्रुप, ठीक है ना। परंतु देखो यहाँ पर हम सब जानते हैं अच्छे से कि यहाँ पर जो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमको वहां पर उपचार देना होता है, ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितने समय के लिए आप ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं। दूसरी बात, टीचर, जो टीचर वहां पर टीचिंग करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एंड टीचर रिमेन सेम इन बोथ द ग्रुप, ठीक है। प्रयोगात्मक समूह में भी और जो नियंत्रित समूह है दोनों में समय आपने मान लीजिए आपने फिक्स किया कि हम 30 डेज का उनको ट्रीटमेंट देंगे, टीचिंग हम कितनी करेंगे 30 डेज। कैसे, जो प्रयोगात्मक समूह है उसको हम कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल से पढ़ाएंगे, ग्रुप बी है उसको हम किससे पढ़ाएंगे, लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाएंगे। परंतु 30 डेज तक आपने एक सेम कंटेंट को, सेम यूनिट्स को वहां पे डिसाइड करके मैथ्स के पढ़ाया, ठीक है ना। परंतु देखिए यहाँ पर ठीक है हमने रैंडमली आपने ले लिया, परंतु यहाँ पर हम अच्छे से जानते हैं ना, थ्रू रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, है ना, कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि इंटेलिजेंस है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है ना, बुद्धि हो गया, या गणित से संबंधित आपका अभिवृत्ति हो गई, है ना। फिर स्टडी हैबिट्स हैं, पढ़ने की आदत है, स्ट्रेस तनाव है, फियर ऑफ फेलियर है, फेल हो जाने का डर है ना, एक्सेट्रा। ये सारे वेरिएबल्स भी सिग्निफिकेंटली रिलेटेड होते हैं किससे, अचीवमेंट से, achievement of mathematical concepts. So the student of both the group may have different with respect of all our variables. ये हम अच्छे से जानते हैं, आपने व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, ठीक है ना। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है उन बच्चों में जरूरी नहीं है सभी का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एक सा हो, जरूरी नहीं है इंटेलिजेंस एक सा, सबका अलग अलग बुद्धि लब्धि होती है, अलग अलग उनका गणित का अभिवृत्ति होगी, उनके पढ़ने की आदत भी अलग अलग होती है, तनाव लेने की भी आदत अलग अलग होती है, और फियर ऑफ फेलियर भी सभी में अलग अलग होता है, ठीक है ना। परंतु ये डायरेक्टली
हमारे अचीवमेंट को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। अब इनको आप कैसे नियंत्रित करेंगे? यहाँ पर इन दोनों को आप फिजिकल मैनिपुलेशन के द्वारा, भौतिक रूप से मैनिपुलेशन के द्वारा, और सिलेक्टिव मैनिपुलेशन के द्वारा, चयनित मैनिपुलेशन के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह की विधियों को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन का यूज करना पड़ेगा। To get true effect of concept attainment model, the researcher has interval related or ratio scale data related to intelligence, mathematical aptitude, study habit, stress, fear और fear of failure। अब यहाँ पे क्या करना होगा? जो रिसर्चर है, शोधकर्ता है, उसको क्या करना पड़ेगा? जो आपका बुद्धि से रिलेटेड है, आपके गणित की अभिवृत्ति से रिलेटेड है ना, पढ़ने की आदत से रिलेटेड है, तनाव से रिलेटेड है, फेल हो जाने के डर से रिलेटेड है, उनका आपने उनके ऊपर टेस्ट लगाया, कोई एक टूल आपने उनके ऊपर अप्लाई किया, उस टूल से आपने कैलकुलेशन की और आपके पास क्या हो गया? आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा आपके पास आया। उसको आपने कैसे अरेंज किया? या तो आपने उसको इंटरवल स्केल में उसको अरेंज किया, या रेशो स्केल, इसको स्केल लिखे। इंटरवल स्केल, ठीक है, और रेशो स्केल के। ठीक। तो इंटेलिजेंस का भी आपने इसी प्रकार से ले लिया, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का ले लिया आपने, है ना, और साथ ही साथ आपने स्टडी हैबिट का भी ले लिया। ठीक है। स्ट्रेस का भी ले लिया, फियर ऑफ फेलियर का भी आपने अरेंज कर लिया। तो आपके पास कैसा हो गया? ये किस प्रकार के आंकड़े हो गए आपके पास? ये आपके संख्यात्मक आंकड़े हो गए। फिर इसका आप क्या करेंगे? इनके ऊपर आपको लगाना होगा एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। ठीक है ना। ऑल दिस कैन बी कंट्रोल बाय एनालाइजिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, वेयर द कोवेरिएट। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया? एनालिसिस ऑफ वेरियंस यूज कर रहे हैं, परंतु वहां पर हम क्या कोवेरिएट कर दे रहे हैं? किन किन चीजों को कोवेरिएट कर रहे हैं? इंटेलिजेंस को कोवेरिएट कर दिया है ना, उनको अलग उठा के रख दिया हमने कंट्रोल करके। ठीक है। फिर हम उसको सापेक्ष मान के फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अब क्या इसका प्रभाव हो रहा है। ठीक है। फिर दूसरा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को भी हमने कोवेरिएट बनाया, स्टडी हैबिट को भी बनाया, स्ट्रेस को भी बनाया, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है। तो आप एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस करते समय इन चीजों को कोवेरिएट करके फिर आप एनालाइज करते हैं और ट्रू इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। द रिसर्चर गेट्स द एडजस्टेड मीन स्कोर ऑफ अचीवमेंट ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, लेक्चर मेथड ग्रुप कंट्रोल ग्रुप है, when intelligence, mathematical aptitude, study habit, stress, fear of failure are taken as a covariate। ठीक है। समझ में आ रही बात? शोधकर्ता ने क्या किया कि मैथमेटिक्स को जो पढ़ाया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को और कंट्रोल ग्रुप, प्रयोगात्मक समूह, नियंत्रित समूह को पढ़ा रहा है, और लगातार पढ़ाने के पश्चात उसके बाद उसने अचीवमेंट टेस्ट का टूल लगाया, मैथमेटिक्स अचीवमेंट, है ना, गणित का उपलब्धि परीक्षण अप्लाई किया, और उसका जब स्कोरिंग करने के बाद उसके पास क्या हुआ? आया एडजस्टेड मीन स्कोर आया। ठीक है। अब इसके साथ साथ उनका कैलकुलेशन करते समय उसने जो अदर इंटरवेनिंग वेरिएबल है, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, या गणित का अभिवृत्ति हो गई, पढ़ने की आदत हो गई, तनाव हो गया, वो फेल हो जाने का डर है ना, इन सब का भी उसने क्या किया? उनको इनको भी इनका भी लिया स्कोर, और उसको एज ए कोवेरिएट यूज किया। फिर उसने एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस लगाया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? जैसे उसने इसको लगाया तो क्या हो गया? आपने आसानी से इंटेलिजेंस को, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को, स्टडी हैबिट को, स्ट्रेस को, फियर ऑफ फेलियर को आपने नियंत्रित कर लिया। ठीक है। तो इसके लिए जो शोध करता है क्या यूज कर रहा है? एनालिसिस ऑफ कोवेरिएट टेक्निक्स, और कभी कभी वो जरूरत पड़ने पर आवश्यकता के अनुसार पार्शियल कोरिलेशन को भी यूज कर सकता है। ठीक है ना। पार्शियल कोरिलेशन या एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, यहाँ पर अपन कोवेरिएट करते हैं। पार्शियल कोरिलेशन में हम उसको पार्शली सामने खड़ा कर देते दूसरे को, फिर उसका कोरिलेशन देखते हैं। तो ये जैसे आपके शोध के टाइटल की डिमांड है, आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाया उसके अनुसार इनको नियंत्रित करेंगे।
इतनी बात समझ में आ रही है? तो किस प्रकार से आप सांख्यिकी मैनिपुलेशन के द्वारा इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज आपने समझी, ठीक है ना? क्योंकि जब हम यहाँ पर नियंत्रित कर रहे हैं इन सारी चीजों को, ठीक है ना, जब कंट्रोल की बात कर रहे थे, तो ये बात बहुत जरूरी है कि हमने यहाँ पर जो नियंत्रण किया, यहाँ पर फिजिकल मैनिपुलेशन किया एलिमिनेशन और कॉन्स्टेंसी के द्वारा। फिर आपने सिलेक्टिव मैनिपुलेशन किया, सिलेक्टिव मैनिपुलेशन में आपने काउंटर बैलेंसिंग की आपने, ठीक है ना, केस बाय केस आपने उसको एडजस्ट किया, ठीक है ना, और साथ ही साथ आपने इसको ऐसा होल्ड किया कि थ्रू आउट द होल उसको पकड़ के रखा एक्सपेरिमेंट के दौरान, ताकि इंटरवेनिंग वेरिएबल का ज्यादा इफेक्ट ना मिले। काउंटर बैलेंसिंग में भी आपने कंप्लीट और इनकम्प्लीट आपने देखा, अलग अलग मेथड्स इसकी प्रकार की होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आज हमने बात की सिलेक्टिव मैनिपुलेशन। सिलेक्टिव मैनिपुलेशन में हम सामान्य तौर से एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस और पार्शियल कोरिलेशन को यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। नाउ अब हम आगे बात बढ़ते हैं और बात करेंगे, वैलिडिटी की बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं वैलिडिटी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। किसी भी प्रयोगात्मक शोध या डिजाइन में आंतरिक वैधता कैसे नियंत्रित करेंगे, क्योंकि इसको नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारी जो रिसर्च हम कर रहे हैं, उस रिसर्च रिसर्च की अगर वैलिडिटी खतरे में हो जाएगी, तो आपका जो परिणाम है वो प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पर जो इंटरनल वैलिडिटी होती है एक्सपेरिमेंट की, है ना, तो ये किससे करती है? द चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल में बी ट्रीटमेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है ना। जब आप जो चेंज कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है ना, तो वो आता चेंज हमको देखने को मिलता है केवल ट्रीटमेंट के द्वारा, और जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उनके द्वारा, जो मध्यस्थ चर हैं, जो बाह्य चर हैं, जो बीच में जाने अनजाने रूप से अनोइंगली वहां पर प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। परंतु जो शोध करता है ना, बट कॉन्फिडेंस ऑफ द रिसर्चर, शोधकर्ता का आत्मविश्वास, वह पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह सके कि टू से दैट द चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल आर ड्यू टू ट्रीटमेंट ओनली। जब ऐसी स्थिति होती है कि जब शोधकर्ता ये कहने में, कह सकने में सक्षम होता है कि जो भी मेरे को चेंजेस इसमें दिखाई पड़ रहे हैं वो केवल ट्रीटमेंट के कारण है, ना कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल के द्वारा, ठीक है ना। तो ये चीज किसको दर्शाती है? ये दर्शाती है इंटरनल वैलिडिटी, किसी भी प्रयोग के डिजाइन के आंतरिक वैधता को दर्शाती है। समझ में आ रही बात? क्योंकि देखो यहाँ पर रिसर्चर कॉन्फिडेंट कब होगा? जब उसने काम पूरा परफेक्टली सही सही किया होगा, अन्यथा वो संभव नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इस चीज को अपन कैसे करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो बाह्य चर होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, प्रेजेंट थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। जो बाह्य चर हैं वो हमेशा खतरा बने रहते हैं अपने आंतरिक वैधता के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ना ये हमेशा उत्पात मचाते हैं ना, बिकॉज इट ऑफर्स कंपीटिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जो प्रभाव हो रहा है, जो स्वतंत्र चर है और आश्रित चर के बीच में जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो संबंध देखने को मिल रहा है, उसमें बीच में ये आके क्या करते हैं? बीच में उत्पात मच जाते हैं, है ना। अप्रत्यक्ष रूप से वो बीच में उसका प्रभाव, अपना 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 प्रभाव छोड़ते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? जो बाह्य चर होते हैं वो हमेशा आपको, आपके काम को इंटरफेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका जो कॉज एंड इफेक्ट आप इंटरफेरेंस निकाल रहे हैं, कारण और कारक प्रभाव देखना देखना चाह रहे हैं, उसके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होता है? आपकी इंटरनल वैलिडिटी जो है, आंतरिक वैधता है, वो प्रयोग की कम हो जाती है। बात आती है कि ये कम हो जाती है तो हम उनको कैसे नियंत्रित करें। ये कौन से होते हैं जिनको कि पकड़ कर नियंत्रित हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन्स होती हैं, जो बिल्कुल सही सही बनाई जाती है, तो कोशिश किया जाता है कि उसमें जो
वैधता हो कैसी हो, हाईएस्ट हो, हाईएस्ट इंटरनल वैलिडिटी, बिकॉज द कंट्रोलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप्स। जो शोध करता है वो इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि जो कुछ भी वो ग्रुप में समूह या सब्जेक्ट्स को विषय का चुनाव कर रहा है, वो सब कैसे विधि से हो, यादृच्छिक विधि द्वारा चयनित हो, है ना, और नियंत्रित हो। कंट्रोल ग्रुप को, क्या समूह को आसानी से नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। तो जब वो रैंडमाइजेशन कर रहा है या छादित विधि द्वारा कर रहा है, तो ये बात होती है, कह सकता है कि यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी को खतरा कम है। परंतु बात आती है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, है ना, जो कि इंटरनल वैलिडिटी के लिए प्रॉब्लम होते हैं ना, द फैक्टर दैट वेरिएट, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है हिस्ट्री, दूसरा है मैचुरेशन, तीसरा होता है सिलेक्शन, चौथा है टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट भी पड़ता है, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, एक्सपेरिमेंटल मोटिलिटी, और सिलेक्शन, मैचुरेशन एंड इंटरेक्शन, एक्सेट्रा। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनल वैलिडिटी में अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो अलग अलग तरीके से वो प्रभाव छोड़ते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री किस प्रकार से, किस चीज से रेफर करती है? हिस्ट्री ऑफ द कंफाउंडिंग इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक इवेंट अदर देन द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, है ना। ये किससे संबंधित है? ये उन चीजों से संबंधित है जो ट्रीटमेंट के अलावा वो जो उत्पात मचा रहे हैं या हमारे जाने अनजाने रूप से हमारे प्रभाव को, परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स ऑन अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सेवेंथ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल ऑफ कटनी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया मैथमेटिक्स अचीवमेंट में, जो बच्चे कमजोर हैं, है ना, जिनका अचीवमेंट अच्छा नहीं है, उनके लिए आपने क्या तैयार किया? एक रेमेडियल टीचिंग तैयार की मैथमेटिक्स के, जिनको का अचीवमेंट लोअर आ रहा है। ठीक है, तो क्लास सेवेंथ के बच्चों को आपने लिया गवर्नमेंट हाई स्कूल के और कटनी के, ठीक है ना। परंतु अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब बच्चे प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, तो उस प्रोग्राम को अटेंड करते समय कुछ बच्चे ऐसे आ गए कि जो ज्यादा इंटरेस्टेड थे तो वो भी आके बैठ गए, है ना। या जो बच्चे कमजोर थे, उन्होंने आए नहीं आए, प्रोग्राम पूरा किया नहीं किया। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर जो रेमेडियल टीचिंग का जो इफेक्ट दिखाई हमको पड़ना था मैथमेटिक्स के अचीवमेंट पर, वो सही दिखाई नहीं पड़ता। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया कि किस तरीके से वो प्रयोग को प्रभावित कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पर कि जो टीचर ने प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल के लिए उसने तैयार किया, फिर उसका इफेक्ट वो देख रही है ना। परंतु यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आने चाहिए थे, वो बच्चे नहीं आ रहे, या लगातार नहीं आ रहे हैं, है ना। एक दिन आए, फिर 2 दिन नहीं आए, फिर बाद में आए। तो जो रेमेडियल टीचिंग है उसका इफेक्ट पूरा नहीं हो, यही प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात आती है मैचुरेशन। मैचुरेशन किससे, मैचुरेशन मतलब परिपक्वता, refers simply as a function of passage of time and independent of external event. With time, subject response have grown older, stronger and healthier, more experienced, tired और bored. आप देखिए, जब आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट लंबा चल रहा है, तो उस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ना यहाँ पर समय आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इवेंट होता है, ऑटोमेटिकली टाइम फैक्टर जो है वो उसके ऊपर प्रभाव डालने लगता है ना। जैसे मान लीजिए जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसके पहले किसी बच्चे ने और पहले वो अटेंड किया हुआ था, ठीक है ना, या फिर बीच में गैप हो गया, है ना, या आखिरी आखिरी तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि जो उनका रिस्पॉन्स है वो ज्यादा कैसा हो गया, ज्यादा ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा ताकतवर हो गया, स्ट्रांग हो गया, हेल्थियर हो गया, है ना, और वो ज्यादा मोर एक्सपीरियंस्ड हो गया, है ना। या फिर हो सकता है कि वो थक गया है या बोर हो गया हो। इन सारी स्थितियों में क्या होगा, परिपक्वता तो आ रही है,
जो सब्जेक्ट है उसमें परिपक्वता आ रही है, परंतु डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से परिणामों को प्रभावित करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है किसी भी एक शोधकर्ता को जब प्रयोग कर रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ये चीज वहां पर ना हो। आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं, बच्चे मिसिंग तो नहीं है, इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो बच्चे मिस हो रहे हैं तो फिर आप उनको फिल्टर करेंगे, है ना। थर्ड पार्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन रिफर करता है to differences that may exist between experimental group prior to data collection on the basis of differential selection। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो दो ग्रुप बनाए आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, है ना, प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रित समूह बनाया। ठीक है, दोनों समूह में जो बच्चे रैंडमाइजेशन के थ्रू आपने यादृच्छिक विधि द्वारा भी चुना गया, पर फिर भी दोनों समूह के बीच में डिफरेंसेस हैं, है ना, अलग अलग। जैसे आपने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि बुद्धि के मामले में, इंटेलिजेंस के लेवल में, या हम मैथमेटिकल एप्टीट्यूड देख रहे हैं, स्टडी हैबिट देख रहे हैं, डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। वो उन समूह में अ, उनका एग्जिस्ट है। ठीक है ना, तो उसके इसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो पहले बात की थी हमने कि इनको मैच्ड पेयर के द्वारा या हम एनकोवा मेथड के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डिजाइन दैट डज नॉट अलाउ रैंडमाइजेशन, ये प्रॉब्लम कब आती है, जब आप प्रयोग कर रहे हैं परंतु जो आपने रिसर्च डिजाइन बनाई है वहां पर रैंडमाइजेशन नहीं हो पा रहा है ना, जहां पर आप यादृच्छिक विधि का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, आपका जो रिसर्च है वो क्या कर जाएगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ना होकर हो जाएगी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करते समय एक शोधकर्ता को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, है ना, तभी वो डिसाइड करेगा कि उसके जो ग्रुप बने हैं, प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रित समूह, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस ना हो। अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं ऐसे चरों के जो कि संख्यात्मक हैं, है ना, इंटरवेनिंग वेरिएबल, तो उनको एनकोवा के द्वारा या मैच्ड पेयर के द्वारा वो नियंत्रित करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सिलेक्शन में ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात आती है, अगला, टेस्टिंग। इट कंसर्न the potential effect of pre-testing and repeated testing on the dependent variable। जब एक शोधकर्ता क्या कर रहा है कि प्री टेस्ट ले रहा है पहले, फिर पोस्ट टेस्ट ले रहा है ना, या फिर रिपीटेड हो रहा है, पहला टेस्ट फिर दूसरा फिर तीसरा, ना, इस तरह से टेस्टिंग के द्वारा डिपेंडेंट वेरिएबल पे ट्रीटमेंट का इफेक्ट देख रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, जनरली जो एजुकेशन के रिसर्चेज होते हैं, जो एजुकेशनल टेस्ट होते हैं, है ना, तो सब्जेक्ट में एक्चुअली लर्न इंफॉर्मेशन बाय टेकिंग अ प्री टेस्ट। आपने दोनों समूह पर प्री टेस्ट अप्लाई किया, ठीक है ना, पूर्व परीक्षण, पूर्व परीक्षण कराया, तो उन्होंने पूर्व परीक्षण उन्होंने देख लिया और उसको समझ लिया, है ना। कुछ बच्चे जो होते हैं उसको बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती है ना, तो देयर बाय चेंजिंग देयर रिस्पॉन्सेस। जब पोस्ट टेस्ट हो रहा है तो उनका ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स है वो बदल जाता है, ठीक है ना, ऑन पोस्ट टेस्ट, इंडिपेंडेंट और एनी इंस्ट्रूमेंटल इंटरवेंशन। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। तो टेस्टिंग करते समय एक शोधकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो सेम टेस्ट को यूज कर रहा है तो किस तरीके से उसको यूज करे ताकि उसका प्रभाव ज्यादा डिस्टर्ब ना करे परिणामों। ठीक, इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट। इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट जो होता है जनरली ये भी कंसर्न करता है विथ द रिलायबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट और असेसमेंट। जो भी हम टूल यूज कर रहे हैं उस टूल की विश्वसनीयता, है ना, मतलब उसकी उसकी रिलायबिलिटी कितनी, मेजरमेंट की और असेसमेंट की। जितना रिलायबल होगा वो टूल उतना ही अधिक आपका प्रभाव सही देखने को मिलेगा, है ना। आपका एक्सपेरिमेंट का ट्रू इफेक्ट जो है वो सही ट्रीटमेंट का ट्रू इफेक्ट है देखने को मिलेगा। इससे फॉर एग्जांपल आप इस चीज को समझ सकते हैं, कुछ ऐसे टूल्स बने होते हैं, है ना, बहुत पुराने टूल अगर एक रिसर्चर यूज करता है जो 80s में बने थे, परंतु वो अब 2025 में उनकी जो विश्वसनीयता पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक है ना, वो आज के समय के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे कि आप सोशो इकोनॉमिक टेस्ट का टूल लगा रहे हैं, आपने पुराना टूल ले लिया, है ना, 80s का लिया, 1980s का ले लिया, है ना, परंतु आप उसको यूज कर रहे हैं 2025 में, 2026 में, तो उसका प्रभाव आपको सही देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से उसको
आज के संदर्भ में उसको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट होते हैं। तो उसकी विश्वसनीयता, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है, जो असेसमेंट है, उसकी विश्वसनीयता से संबंधित होता है, जो कि आपके परिणामों को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन मीन्स, या इट आल्सो रिलेटेड विथ रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट और टूल। ये भी किससे संबंधित है? जो भी हम उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी विश्वसनीयता से ही संबंधित होता है। ठीक है ना? अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ मेजरमेंट एरर। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे बात को समझेंगे। यहाँ पर ये जो स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन का अमाउंट है वो किससे प्रत्यक्ष रूप से, उसका प्रत्यक्ष संबंध होता है डिग्री ऑफ मेजरमेंट एरर। मापन करते समय कितनी गलतियां हो रही हैं। जितनी ज्यादा गलतियां होंगी उतना स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन बढ़ेगा। ठीक है ना? इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, देयरफॉर दिस इफेक्ट इज मिनिमाइज्ड व्हेन रिलायबिलिटी इज स्ट्रांग। तो इस इफेक्ट को भी हम कब कम कर सकते हैं? हम इस इफेक्ट को तभी कम कर सकते हैं जो भी हम उपकरण यूज कर रहे हैं उसकी विश्वसनीयता बहुत उच्च स्तर की हो, है ना? जब रिलायबिलिटी उच्च स्तर की होती है तो उसका स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, अगला आता है एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी। एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी मतलब प्रयोगात्मक शोध की जो मॉर्टेलिटी किस पर करती है, रिफर्स टू डिफरेंशियल लॉस ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम कंपैरिजन ग्रुप, दैट इज ड्रॉप आउट occurring for specific reason related to experimental situation, है ना? ये स्थिति कब होती है? जब हमने दो ग्रुप बनाए, एक प्रयोगात्मक समूह बनाया, एक नियंत्रित समूह बनाया, और मान लीजिए जो आपका प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उससे कुछ बच्चों ने शुरू में तो ट्रीटमेंट जब चल रहा था तो अटेंड किया, फिर बाद में वो ड्रॉप आउट हो गए। तो आपके पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या हो गए? कम कम हो गए, है ना? तो यहाँ पर जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? वही एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी का कारण बन जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल से कंपैरिजन ऑफ टू मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं दो विधियों के बीच में कि गणित के लिए कौन सी विधि अच्छी होगी, है ना? परंतु जो आपने प्रयोगात्मक समूह बनाया था, दूसरा जो आपने नियंत्रित समूह बनाया, उसमें से बच्चे जब ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी आप परिणाम ले रहे हैं वो परिणाम शोधकर्ता बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि वो सही है। ठीक है ना? तो उनका ड्रॉप आउट होना ही क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी कहलाती है। ठीक। आखिरी है सिलेक्शन, मैचुरेशन, इंटरेक्शन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये किससे रेफर करता है? इट रिफर्स टू द सम ऑफ द foregoing threats to internal validity may interact with selection of produce changes in the dependent variable। मतलब कुछ ऐसे थ्रेट्स होते हैं जो कि अपने आंतरिक वैधता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो जो परिणाम है उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं विद सिलेक्शन, जो बच्चों का चुनाव कर रहे हैं उससे संबंधित प्रोड्यूस चेंजेस, और उन्हीं के कारण जो ट्रीटमेंट है उसका प्रभाव जो है वो बदल जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, तो दैट मे लुक लाइक ट्रीटमेंट इफेक्ट। लगता तो जरूर है हमको कि वो हम जो उनको उपचार दे रहे हैं उसका प्रभाव है, परंतु ऐसा नहीं होता। व्हेन सब्जेक्ट्स आर नॉट असाइंड रैंडमली, ये स्थिति डेवलप होती है जब हम ग्रुप में सब्जेक्ट्स को रैंडमली असाइन नहीं कर रहे होते। ठीक है ना? नॉट असाइंड रैंडमली टू ग्रुप और रैंडमाइजेशन फेल्स, यहाँ पर कि यादृच्छिक तरीके से चयन पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो जाता है। सिलेक्शन, मैचुरेशन, सिलेक्शन हिस्ट्री और सिलेक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन में इफेक्ट ग्रुप डिफरेंटली। ये बात ध्यान देने वाली, एक तो हर शोधकर्ता को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जब भी वो सिलेक्शन कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है, ग्रुप बना रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है, तो इस बात पे ध्यान दे। सिलेक्शन, मैचुरेशन मतलब आप परिपक्वता, चयनित परिपक्वता पे ध्यान देंगे। ठीक है, आप चयनित हिस्ट्री है जो जिस बेस पे आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो टूल्स और मेजरमेंट के असेसमेंट के टूल्स वो यूज कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, उसको भी ध्यान रखेगा कि वो आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान के संदर्भ में वो कितना सही है या गलत है, तभी इस चीज को वो कंट्रोल कर सकता है।
ठीक है, तो ये बात आज हम लोगों ने की इंटरनल वैलिडिटी की, और जो समझने की कोशिश की कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने देखा यहाँ पर अलग अलग मेथड, मेथड नहीं कहेंगे इसको, अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर हो गया हिस्ट्री है, दूसरा फैक्टर है मैच्योरेशन जो प्रभाव डाल रहा है, सिलेक्शन हो गया तीसरा, चौथे सिलेक्शन हो गया टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी, और आखिरी में सिलेक्शन मैच्योरेशन इंटरेक्शन। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि आंतरिक वैधता को प्रभावित करते हैं, और किस प्रकार से एक शोधकर्ता इनको नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, इतनी बात मैं सोचती हूँ आपको समझ में आई होगी, और इसके बाद हम लोग एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करेंगे अगले व्याख्यान में। अगर आपको कोई सवाल है या मन में कोई भी दुविधा है या चीज समझ में नहीं आ रही है, मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद इसमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।